46। हस्तिनापुर आने से पहले कुंती ने मथुरा और भोजपुर का वैभव देखा था। यादवों का वैभव कम नहीं था, किंतु हस्तिनापुर को देखने के पश्चात ही उसे मालूम हुआ कि वैभव क्या होता है। ऊंट जब तक पर्वत के नीचे ना आए तब तक वो कैसे जान सकता है कि वास्तविक ऊंचाई क्या होती है। कुंती भोज भी वीर क्यों न रहे हों, भोजपुर का राज्य हस्तिनापुर के साम्राज्य से बहुत छोटा था। वहां भी दास दासियों का अभाव नहीं था। बाहर निकलने पर 7 शस्त्रधारी सैनिक भी चलते थे, किंतु वे दास दासियां, सेवक चाकर, सैनिक प्रतिहारी सब जैसे उनके आत्मीय थे, परिवार के अंग। अब अपनी धात्री को वो दासी मान सकती है क्या? राग के उस तंतु को वो कैसे भूल सकती है जिसने उन दोनों को बांध रखा था? कोई माता भी उससे अधिक क्या करती जो कुछ धात्री ने किया। किंतु हस्तिनापुर में दासी को दासी ही समझा जाता था। वैभव का मद राज परिवार में स्पष्ट था। एक पितृव्य भीष्म थे, जिनके विषय में उसने आते ही सुना था कि वो राजप्रासाद में रहते हुए भी, राज परिवार के संरक्षक और अभिभावक होते हुए भी तपश्चर्या का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसी तापस सन्यासी के समान। कपाट कुछ खटके। कुंती ने दृष्टि उठाकर देखा। पांडु ने कक्ष में प्रवेश किया। आसपास बैठी दासियां प्रणाम कर कक्ष से बाहर चली गईं। किसी ने बाहर से कपाट भिड़ा दिए। संभवतः बाहर भी दासियां बैठी थीं। पांडु आकर पलंग पर बैठ गया। थोड़ी देर चुपचाप टकटकी लगाए कुंती को देखता रहा। कुंती की दृष्टि क्रमशः नीचे झुकती चली गई। दृष्टि के साथ ग्रीवा भी झुक गई, और जब कटी भी कमान के समान झुकने लगी तो पांडु ने तर्जनी कुंती के चिबुक के नीचे टेक दी। कितनी लचीली हो तुम, वो बोला, और कितनी सुंदर। अवसर मिलते ही कुंती ने बलात् ऊपर उठाया चेहरा, फिर से झुका लिया। वो अपने रूप की प्रशंसा करने वाले इस कामनीय पुरुष की आंखों में निसंकोच कैसे देख सकती थी? और कुंती की आंखों में तो उसका अतीत भी था। कहीं उसके पति की दृष्टि उसके अतीत पर पड़ गई तो? पांडु ने उसे इस प्रकार संकुचित नहीं रहने दिया। उसने कोमल किंतु दृढ़ पकड़ से उसका अवगुंठन ही नहीं, उत्तरी ही उतार कर पृथक कर दिया। अपनी दोनों हथेलियों से उसने कुंती का मुखड़ा थाम लिया, उसे निहारा, और उसके हाथ मुखड़े से ग्रीवा से कंधों पर आ गए। मैंने तुम्हारे रूप की बहुत प्रशंसा सुनी थी कुंती, किंतु तुम उससे भी कहीं अधिक सुंदर हो। ऐसा रूप वैभव और ऐसा शील। पांडु के हाथ कुंती के कंधों से हटे और उसने कुंती को अपने अंक में बांध लिया। अंक कसता जा रहा था और कुंती का मन द्रवित होते होते इस स्थिति तक पहुंच गया कि उसकी भुजाएं भी प्रत्यालिंगन के लिए हिली। सहसा ही पांडु ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। कुंती को जैसे झटका लगा। उसकी मुंदी हुई आंखें खुल गईं। उसने पांडु को देखा। उसका चेहरा उत्तेजना में रक्ताभ हो रहा था। नासिका के नीचे पतली मूछों के ऊपर छोटे छोटे स्वेद कण चमक रहे थे, किंतु आंखों में कैसी अवशता थी। पांडु ने अपना सिर कुंती की गोद में डाल दिया। मुझे अपने विषय में बताओ। मैंने तुम्हारे विषय में सुना भी बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा सुन सुनकर ही तुमसे प्रेम करने लगा था। बहुत भावुक हूं मैं, कल्पनाशील भी। कोई बात मेरे मन में बैठ जाए तो अपनी तीव्र कल्पना से उसे ऐसा जीवंत कर लेता हूं कि चाहे संसार के लिए असत्य हो, पर मेरे लिए वो सत्य हो जाती है। मैंने सुना है कि तुम्हारा एक नाम प्रथा भी है। पांडु उठकर बैठ गया। इस समय कुंती और पांडु एकदम आमने सामने थे। अब कुंती में उतना संकोच नहीं रह गया था। पहले आलिंगन और पहले संभाषण का संकोच दूर हो चुका था। पांडु के चेहरे का आवेश शांत हो गया था। वो कुछ सहज लग रहा था, पर कुंती को अपने शरीर का ताप कम करने में कठिनाई हो रही थी। किंतु शायद पांडु का व्यवहार अधिक संगत था। पहले उन्हें एक दूसरे का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। परिचय से ही तो आत्मीयता का जन्म होगा। आत्मीयता से प्रेम का, और प्रेम के आधार पर कामासक्ति का। मेरा वास्तविक नाम तो प्रथा ही है। कुंती नाम
तो मुझे राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री के रूप में मिला। कुंती ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानती कि आपको ज्ञात है या नहीं कि मथुरा के वृष्णि प्रमुख शूरसेन मेरे जनक थे। उन्होंने मुझे अपनी बुआ के पुत्र राजा कुंती भोज को दे दिया था। क्यों? राजा कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, पर हमारे विवाह में तो न तुम्हारे जनक शूरसेन उपस्थित थे और न तुम्हारे भाई वसुदेव। मेरे जनक अपना नश्वर शरीर त्याग चुके हैं। कुंती का स्वर उदास हो गया। और आपने सुना होगा कि मेरे भाई वसुदेव और भाभी देवकी को कंस ने बंदी बना रखा है। ओह! पांडु को लगा कि यह विषय आरंभ कर उसने भूल की है। राजा कुंती भोज ने कंस को समझाया नहीं। कंस को कौन समझाएगा? उसने अपने पिता को बंदी कर लिया है। वो यादवों का सारा शासन तंत्र नष्ट कर रहा है। वो पूर्ण रूप से परम स्वतंत्र आतताई राजा बन गया है। यादवों की सभा की भी वो एक नहीं सुनता। मेरे अज्ञान को क्षमा करना कुंती, पांडु बोला। मैंने कभी इधर ध्यान नहीं दिया, इसलिए स्थिति से पूर्णतः अवगत नहीं हूं। पर सोचता हूं कि राजा कुंती भोज कंस से युद्ध क्यों नहीं करते। कह नहीं सकती कि वास्तविक स्थिति क्या है। मैं मथुरा से दूर रही हूं। सारा संघर्ष ब्रजमंडल के भीतर है। वैसे भी कंस को मगधराज जरासंध का संरक्षण प्राप्त है। युद्ध हुआ तो दोनों ओर से यादवों का ही नाश होगा। भाई वसुदेव, कुंती की आंखों में अश्रु आ गए। रो नहीं प्रिय। कुंती के अश्रु देखकर पांडु स्वयं को रोक नहीं सका। उसने सांत्वना देने के लिए कुंती को अपनी बाहों में समेट लिया। कुंती का द्रवित मन जैसे कोई सहारा खोज रहा था। उसने अपना मस्तक पांडु के कंधे के साथ टिका दिया। मैंने अनुपयुक्त अवसर पर यह विषय छेड़ दिया कुंती। पांडु ने कुंती के माथे का चुंबन किया, केशों में उंगलियां फिराईं और उसकी हथेलियां कुंती की पीठ पर आ गई। कुंती भी सजग हुई। आज उसके विवाह की प्रथम रात्रि थी। अपने भाई भाभी के कष्टों को याद कर रोने के लिए यह कोई बहुत उपयुक्त अवसर नहीं था। उसके लिए जीवन में और अनेक अवसर आएंगे। कुंती ने अपने अश्रु पोंछ लिए। मुझे जीवन ने कई अवसरों पर बहुत रुलाया है आर्यपुत्र। और कुंती को लगा अब उसने स्वयं ही एक अनुपयुक्त विषय छेड़ा है। कहीं पांडु इसी संदर्भ में प्रश्न पूछने लगे तो कहां तक छिपाएगी वो अपना अतीत। घबराकर कुंती ने अपना चेहरा पांडु के वक्ष में डुबो दिया। पांडु का शरीर फिर से कसने लगा था। कुंती का ये देह वैभव उसकी भुजाओं में था और रक्त का संचार जैसे वेगवान ही नहीं हुआ था, तप्त भी हो गया था। पर यह सारा रक्त उसके मस्तक में ही क्यों चढ़ने लगता था? मस्तक जैसे फटने लगता था और आंखें चक्षु कोटरों को फाड़कर बाहर निकलने लगती थी। ये उत्तेजना, इसे नियंत्रित करना होगा। सुना है तुम्हारे पिता राजा कुंती भोज अत्यंत धर्म प्राण व्यक्ति हैं। पांडु ने चर्चा का विषय एकदम बदल दिया। संभवतः ऋषियों मुनियों और धर्म की चर्चा से उसे इस प्राणघातक आवेश से मुक्ति मिले। पति द्वारा विषय परिवर्तन कुंती को भला लगा। समझ गई कि उसे ही इस अटपटी स्थिति से मुक्त कराने के लिए उसके प्रिय ने बात को दूसरी ओर मोड़ दिया है। कुंती मुस्कुराई। पिता की धर्म वृत्ति के विषय में मैं अधिक नहीं जानती, किंतु ऋषि मुनियों की सेवा वो अवश्य करते थे। अनेक ऋषि भोजपुर में भी आया करते थे। पांडु की विचित्र स्थिति थी। उसका हृदय जैसे वक्ष फाड़कर बाहर निकल आना चाहता था। कुंती, सुंदर कुंती, युवती कुंती, देह का यह आकर्षण कामदेव जैसे पांडु के रक्त के एक एक बिंदु में अपने 5 बाणों का विष एक साथ ही घोल रहा था। काम की उत्तेजना उफान ही उफान, किंतु रति कहीं निकट नहीं थी पांडु के। रति के बिना तो काम अपने ताप में ही जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान महादेव को अपना तीसरा नेत्र खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, किंतु अपने साथ साथ वो पांडु का शरीर भी भस्म कर जाएगा। कुंती ने पांडु को देखा। काम से आविष्ट पांडु अन्यमनस्क सा था। जाने कहां ध्यान था पांडु का। यह संभव है कि इस प्रथम साक्षात्कार में, इस अल्प परिचय में काम का ये आवेग उसके सुसंस्कृत मन को अशोभनीय लग रहा हो। संभवतः वो स्वयं को नियंत्रित कर रहा हो। पति पत्नी में कुछ घनिष्ठ परिचय हो ले, वे कुछ और आत्मीय बन जाएं, प्रेम उपजे भावों का तादात्म्य हो,
तो काम प्रेम का एक अंग बनकर जीवन को सुखद बनाए। उस परिचय, आत्मीयता और प्रेम के अभाव में देह संबंध, कामुकता तो कोई अच्छा गुण नहीं है। कुंती का मन पांडु पर मुग्ध होता जा रहा था। देखो तो कितना कष्ट पा रहे हैं आत्मसंयम में, जैसे अपने आप से युद्ध कर रहे हो। वो क्या नहीं जानते कि कुंती भी क्षत्रिय पुत्री है, क्षत्रिय समाज को जानती है। कितना ताप है क्षत्रियों के रक्त में। युद्ध, सेज और क्रीड़ा मंडप, यही तो प्राण है उनके। सुना है कि दुर्वासा ऋषि भी एक बार आए थे तुम्हारे राजप्रासाद में। पांडु स्पष्टतः बात को आगे चलाने का प्रयत्न कर रहा था। उसका शरीर आवेश से कांप रहा था। कुंती को जैसे सर्पदंश लगा हो। ये चर्चा को किस ओर ले जा रहे हैं? कहीं इन्हें ज्ञात तो नहीं, भोजपुर के चलते हुए हस्तिनापुर के मार्ग में या हस्तिनापुर के आने पर किसी ने इन्हें बता तो नहीं दिया क्यों इन्होंने दुर्वासा का ही नाम लिया? कुंती एक झटके से पांडु की भुजाओं में से मुक्त हो गई। पांडु के शरीर का ताप कुछ कम हुआ। उसे लगा जैसे उसके तपते मस्तक को वायु का कोई शीतल झकोरा कुछ शांत कर गया हो। हां, आए थे। कुंती ने कुछ साहस कर कहा। मैंने कहा ना कि भोजपुर के राजप्रसाद में ऋषि मुनि, चिंतक विचारक, साधक तपस्वी सब आया ही करते थे। पिता उन सब का आदर करते थे, उनका स्वागत करते थे, उनकी सहायता करते थे। साहस कर कुंती कह तो गई, किंतु उसका विवेक उसे लगातार रोक रहा था। वो गलत दिशा में बढ़ रही है। ये निर्दोष बातें उसके लिए यम फांस बन सकती हैं। पांडु अपने भीतर के आवेश से लड़ रहा था, किंतु कुंती पर तनिक भी प्रकट नहीं होने देना चाहता था। अनमना सा उसे बातों में लगाए रखना चाहता था। बात समाप्त होते ही मौन छा जाता था। मौन होते ही जैसे कुंती उससे रति की अपेक्षा करेगी और पांडु पर फिर कामावेश छा जाएगा। उसका मस्तक फटने लगेगा, उसकी आंखें कोटरों से बाहर निकलने को हो जाएंगी और उसकी रति इच्छा फिर भी पूरी नहीं हो पाएगी। ऋषि क्या करने आते थे भोजपुर में? उसने फिर एक प्रश्न उछाल दिया। कुंती ने निरीक्षक दृष्टि से देखा। क्यों कुरेद रहा है इतना? क्या इसे सचमुच कुछ मालूम हो गया है? साधना करते थे ऋषि, कोई प्रयोग, ज्ञान के क्षेत्र में कोई नया शोध। पर दुर्वासा तो बहुत क्रोधी ऋषि माने जाते हैं। क्रोधी तो वह हैं ही, वरन एक प्रकार से विक्षिप्त से। कुंती को लगा अब वो शायद और नहीं रोक पाएगी। उसके स्वर में शायद कोई थरथराहट आ गई है। उसका कंठ सूख रहा था। यदि इस विषय पर बात और चलती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि या तो वो चीत्कार कर उठे या फिर उसे चक्कर आ जाए। उन्हें संतुष्ट करना तो बहुत कठिन होगा। पांडु का अपने साथ लगातार युद्ध चल रहा था। वो अपने लोभ और संयम में, काम और विवेक में कोई संगति नहीं बैठा पा रहा था। एक ओर उसकी इच्छा होती थी कि वो यहां से भाग जाए और दूसरी ओर कुंती का रूप, कुंती की देह का आकर्षण उसे अनवरत अपनी ओर खींच रहा था। ऐसे व्यक्ति को संतुष्ट करना तो कठिन है ही। कुंती ने कह तो दिया, किंतु उसे लगा कि उसके स्वर का प्रवाह जैसे थम गया है, उसका कंठ सूख गया है। तुम लोगों ने उनकी बहुत सेवा की होगी। कुंती के लिए अब ये असह्य था। अब ये वार्तालाप यहां ना रुका तो फिर इसका कोई अंत नहीं। उसने जैसे अपना सारा आत्मबल समेटा, अपने संकोच को बलात् परे धकेला और बड़ी कठिनाई से बोली, आर्यपुत्र, आज की रात हमारे बीच ये ऋषि और उनकी तपस्या क्यों आ खड़ी हुई है? और अपने अंतिम शस्त्र के रूप में कुंती ने स्वयं को जैसे पांडु के अंक में उंडेल दिया। कुंती के शरीर को पांडु ने अपनी भुजाओं से थाम लिया। उसका आलिंगन कसने लगा उस पर काम का उन्माद छा गया है और दूसरे ही क्षण उसके चेहरे पर किसी भीतरी यातना के चिन्ह उभरे। उसकी भुजाएं ढीली पड़ गईं। वो हाँफ रहा था। उसका चेहरा एकदम विकृत हो उठा। मेरा मन ठीक नहीं है, उसने कहा। वो उठा और कक्ष से बाहर निकल गया। कुंती अवाक बैठी रह गई। उसके दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो सोच रही थी, किसी प्रकार उसके पति को सूचना मिल ही गई। यही होना था उसके साथ। मूर्खता का और क्या परिणाम हो सकता है? और सहसा उसे लगा कि उसके मन में पांडु के प्रति अपार क्रोध भर आया है। उसे क्या अधिकार है कुंती को इस प्रकार पीड़ित करने का? अबोधावस्था में हुई कोई भूल
क्या इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसके लिए किसी का सारा जीवन नष्ट कर दिया जाए? ऐसा ही कुछ करना था तो विवाह से पहले ही खोजबीन कर ली होती, स्वयंवर में ना आया होता। और इतनी ही घृणा थी उसे इस तथ्य से तो अपनी पितामही का सम्मान क्यों करता है? क्या इससे ऐसी कोई भूल नहीं हुई होगी? क्षत्रिय राजकुमार जिसके पास इतनी दासियां विद्यमान रहती हैं, क्या इसके पग एक बार भी नहीं डगमगाए होंगे? और फिर ये तो सम्राट है हस्तिनापुर का। कल यदि कुंती को उसके विषय में ऐसी कोई सूचना मिल जाएगी तो क्या कुंती भी उसे इसी प्रकार छोड़कर चल देगी? कुंती बड़ी देर तक बैठी हुई मन ही मन फूंकती रही। पति के विरुद्ध मन ही मन आक्रोश संचित करती रही। और जब आक्रोश का वेग आकाश छूने लगा तो कुंती को लगा कि वो और ऊपर न जाकर क्षितिज की ओर झुकने लगा है। पति से रुष्ट होकर क्या होगा? वो गंगा तो है नहीं कि शांतनु को छोड़कर चली जाए, और फिर कहीं उसकी चर्चा भी न हो। पांडु को छोड़ जाएगी तो जाएगी कहां? पिता कुंती भोज के यश पर कालिमा पोतने भोजपुर जाएगी क्या? पिता ने अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए उस नवजात शिशु को भोजपुर से इतनी दूर भिजवा दिया था। कुंती लौटकर भोजपुर जाएगी तो अपने पिता की निष्कलुष कीर्ति को नष्ट नहीं कर देगी। तो क्या वो मथुरा जाएगी? पर अब मथुरा में कौन था? कंस के शासन में कौन सा सुख मिलेगा उसे? पुरुषों का समाज है तो इसमें पुरुषों की ही इच्छा चलेगी। वो पति से रुष्ट होकर न इस घर में रह सकेगी न पितृगृह में। उसे पति से कोई न कोई समझौता करना ही पड़ेगा। पति से समझौता तो पति की इच्छा के अनुकूल ही होगा, जो वो चाहेगा, जैसा वो चाहेगा। कुंती सारी रात सोचती रही, उसका भविष्य कैसा होगा, जीवन का क्या स्वरूप होगा, उसके उन सारे स्वप्नों का क्या होगा जो उसने कुंती भोज की पुत्री के रूप में देखे थे, या पांडु की ग्रीवा में वरमाला डालने के पश्चात हस्तिनापुर की साम्राज्ञी के रूप में देखे थे। साम्राज्ञी के स्वप्न तो 8 प्रहर भी जीवित नहीं रहे। सम्राट ने एक झटके में ही सब कुछ ध्वस्त कर दिया। अपने प्रासाद के एक एकांत कक्ष में पांडु पलंग पर उत्तान लेटा था। उसकी आंखें जैसे कक्ष की छत से चिपक गई थीं और कुछ देख भी नहीं रही थी। आंखों की कोरों से अश्रुकण अपने आप बहते जा रहे थे। पांडु ने स्वयं को इतना असहाय कभी नहीं पाया था। हस्तिनापुर का सम्राट और इतना असहाय। कुंती उसकी दासी नहीं है जिसे वो अपनी इच्छानुसार झटक कर अपना पिंड छुड़ा ले। वो उसकी पत्नी है जिसे वो स्वयंवर में से प्राप्त कर विवाह कर लाया है। क्षत्रियों में इसे गौरव का विषय समझा जाता है। कुंती ने उसके रूप पर मुग्ध होकर या उसकी वंश परंपरा अथवा साम्राज्य की शक्ति को देखकर उसके गले में वरमाला डाली थी। वो आजीवन उसके साथ रहेगी। 1-2 रातों की बात नहीं है कि किसी व्याज से वो उसे टाल दे, स्वयं रुष्ट हो जाए, कहीं चला जाए, उसे कहीं भेज दे। कब तक मुंह छिपाता रहेगा उससे? इससे तो कहीं अच्छा था कि वो पितृव्य भीष्म के समान स्त्री प्रसंग से ही दूर रहने की प्रतिज्ञा कर लेता। वो प्रतिज्ञा शायद इतनी कठिन नहीं होती। जब कभी नारी प्रसंग उठता तब उसकी परीक्षा होती, किंतु ये तो आजीवन 8 पहर 12 मास प्रत्येक क्षण कृत्या के समान उसके कंठ में अपने दांत गड़ाए उसका रक्त पीती रहेगी। और यदि कहीं उसने इसकी चर्चा अन्य लोगों से कर दी तो परिवार के वृद्धजनों में, राज्य के कर्मचारियों में, दास दासियों में यह चर्चा होगी कि पांडु। किंतु पितृव्य के समान वो प्रतिज्ञा कैसे कर सकता था? पता नहीं उनके मन को नारी लुब्ध कैसे नहीं करती। उनका मन ही किसी अन्य धातु का बना हुआ है, या उनका संकल्प ही इतना दृढ़ है। पांडु के शरीर का तो एक एक रोम नारी का रूप देखते ही सनसनाने लगता है। लोभ इतना अधिक है और क्षमता सर्वथा शून्य। या तो कामना ही नहीं होती या फिर क्षमता भी होती। कामना और क्षमता के इस असंतुलन में कहीं वो पागल ना हो जाए। पांडु को कुछ करना होगा, या तो वो वैद्यों की सहायता ले या अपने मन को संतुलित करे, या फिर वो यहां से कहीं दूर चला जाए, कुंती से दूर, जहां कोई उसकी क्षमता की परीक्षा लेने वाला ना हो। सहसा पांडु को लगा कि उसके भीतर कहीं कोई आहत पशु बैठा हुआ है। घाव उसके मन पर भी है, अपमान का घाव, और शरीर पर भी शारीरिक कष्ट का घाव। थोड़ी थोड़ी देर में कहीं कोई एक टीस उठती है और उस पशु की दृष्टि अपने घाव पर जा पड़ती है।
उसके शरीर का कष्ट भी बढ़ जाता है और मानसिक पीड़ा भी। और तब पशु का दर्प जागता है। उसकी दृष्टि अपने तीक्ष्ण नखों पर पड़ती है। उसे अपने दांतों का नुकीलापन और जबड़ों की शक्ति याद आती है। उसका मन होता है कि सामने पड़ने वाले प्रत्येक जीव को वो चीर फाड़ कर रख दे। उसके आसपास कोई जीव ही ना रहे जो उसका उपहास कर सके, उसे अपमान का घाव दे सके। पर तभी पांडु का विवेक जागा। ये क्या होता जा रहा है उसे? क्या उसके मन में इतनी हिंसा संचित है? यदि ऐसा है तो अपनी इस घातक पीड़ा में किसी भी समय उसके भीतर के पशु पर से उसके विवेक का नियंत्रण शिथिल हो सकता है। और ऐसी स्थिति में वो विवेक शून्य पशु किसी भी और कितने ही जीवों के प्राण ले सकता है। पांडु अपनी क्षमता से अवगत है। व्यक्तिगत वीरता तो एक ओर, पांडु के पास पितृव्य भीष्म के सानिध्य और निरीक्षण में संगठित हस्तिनापुर की प्रशिक्षित, अनुशासित, सबल सेना है। यदि कहीं उस सेना को लेकर पांडु हिंसा पर उतर आया तो पांडु की बुद्धि का कोई और आयाम जागा। जिस बात से वो भयभीत हो रहा है, वही बात उसकी समस्या का समाधान भी तो हो सकती है। वो सेना लेकर अपने राज्य से बाहर निकल जाए, अमित्र राज्यों पर आक्रमण करे, उन्हें नमित करे, पराजित करे, दंडित करे। अपने मन की इस सारी अपमानित हिंसा को वो संहार के लिए मुक्त कर दे और इस सारे कृत्य को दिग्विजय के नाम से गौरवान्वित करे। पांडु के मन में योजनाएं बनती चली गईं। कौन सी वाहिनियां साथ जाएंगी, कौन सी हस्तिनापुर में रहेंगी, कितनी संख्या पर्याप्त होगी, कितने योजन तक वो अपनी सेना को बिना पराजित हुए आगे बढ़ा के ले जा सकता है, मार्ग कौन सा होगा, कौन सी ऋतु किस प्रदेश में पड़ेगी, किस राज्य से उसे क्या उपलब्ध हो सकता है। प्रभात के निकट आने पर उसे लगा अब वो अपमान से आहत और कुंती के भय से त्रस्त होकर हस्तिनापुर की प्रजा से मुंह छिपाता नहीं फिरेगा। वो सुनियोजित ढंग से दिग्विजय करेगा और भरतवंश के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। सूर्य की पहली किरण ने जब उसके प्रासाद को छुआ तो वो अत्यंत हल्के कुंती की निद्रा कुछ विलंब से ही टूटी। वो बहुत थोड़ी देर के लिए ही सो पाई थी शायद। सिर भारी और आंखें जल रही थीं। मन में अवसाद का धुआं भी अभी तक था। उसे अपनी स्थिति समझने और कल रात की बातें याद करने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ा। जैसे जैसे उसे बातें याद आती गईं, उसका सिर कुछ और भारी होता गया। जो कुछ घटित हुआ था वो कल के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। वो तो अब प्रत्येक रात्रि को घटित होगा, या शायद उससे भी अधिक कुछ भयंकर। यदि कहीं उसने ये बातें परिवार के गुरुजनों को बता दी, पता नहीं कैसे संक्रांति काल में से होकर जा रहा है ये समाज। ऋषि हैं कि परंपरा से चले आते हुए सनातन धर्म की पवित्रता, उपयोगिता और उच्चता को आज भी उतना ही महत्व देते हैं, और राज समाज है कि निरंतर बदलता जा रहा है, अपनी नई मान्यताएं स्थापित करता जा रहा है, मान अपमान के नए मापदंड। राजाओं का भी एक वर्ग है, कन्यादान के समय शुल्क स्वीकार करता है, और दूसरा वर्ग है कि जब कन्यादान करता है उसके साथ यथासंभव अधिक से अधिक यौतुक अपनी ओर से देता है। ऋषि संतानोत्पत्ति को धर्म मानता है, प्रकृति की इच्छा के साथ सहयोग, कानीन संतान, औरस संतान, नियोग से संतान। और राज समाज कानीन पुत्र को तो त्याग ही चुका। नियोग द्वारा उत्पन्न संतान को भी औरस संतान के समान सम्मानित नहीं मानता। कहीं बहुपतित्व है, कहीं बहुपत्नित्व, और कहीं मात्र एक पत्नित्व। कुंती को लगता है कि ऋषियों ने जो नियम बनाए वो समाज का हित ध्यान में रखकर बनाए हैं, और वे लोग आज भी उसी पर दृढ़ हैं। उसमें उसका निजी स्वार्थ नहीं है, किंतु राज समाज जो नियम बना रहा है वो अपने स्वार्थ और अहंकार के आधार पर बना रहा है। उसमें व्यक्तिगत दृष्टि ही है, समाज का हित उनके ध्यान में नहीं है। तभी तो समाज की दृष्टि संकीर्ण होती जा रही और कुंती जैसी अबोध किशोरी पापिष्ठा घोषित की जा रही है। दासी आई। महारानी को निद्रा आई? बहुत कम सो पाई हूं, कुंती ने सहज भाव से कहा और उबासी ली। दासी मुस्कुराई। यही स्वाभाविक था स्वामिनी। कुंती ने उसका अर्थ ग्रहण किया, किंतु न उसका प्रतिवाद कर सकी, न उसके साथ मिलकर मुस्कुरा सकी। क्या बताती वो दासी को कि जो कुछ हुआ वो स्वाभाविक ही था?
किसी भी पुरुष के लिए स्वाभाविक, क्योंकि पुरुष का स्वभाव ही कठोर है। कठोर नहीं, शायद क्रूर। पिता कुंती भोज जैसा सहृदय व्यक्ति भी कितना क्रूर हो उठा था उस समय, वो भी एक नवजात शिशु के प्रति दासी के हाथ भिजवा दिया। तनिक भी क्षमाशील नहीं है पुरुष। बिना पूछे, बिना दूसरे पक्ष को स्पष्टीकरण का तनिक भी अवसर दिए वो उसे दंडित करता है। दुर्वासा ने तो कहा था कि यह पाप नहीं है, पर कुंती कहती है कि यदि समाज के बदलते मापदंड उसे पाप मानते भी हैं तो वो पाप भी तो पुरुष का ही है, उसके लिए कुंती क्यों दंडित हो। पर दासी से यह सब कहना व्यर्थ था। वो बेचारी तो महारानी की काम क्रीड़ा की कल्पना कर रही थी। सम्राट कहां है? दासी गंभीर हो गई। ठीक ठीक सूचना तो मुझे है नहीं महारानी, आपकी आज्ञा हो तो पता लगा कर आऊं। कुंती को यह कल्पना ही असंगत लगी कि उसकी दासी विभिन्न प्रासादों के एक एक कक्ष में झांकती फिरे कि सम्राट कहां है। जो सुनेगा वो उसे कामदेव की लीला ही मानेगा और नववधू की इस व्यग्रता पर हंसेगा। कुंती के लिए जग हंसाई की वैसे ही पर्याप्त कारण है, वो उनमें कुछ और जोड़ना नहीं चाहती। नहीं, रहने दो, कुंती बोली। मैं तो केवल यह जानना चाहती थी कि यदि वो राज्यसभा गए हों तो मैं थोड़ा विश्राम और कर लूं। दासी के चेहरे पर फिर मुस्कान आई। जाने वो और क्या विचित्र कल्पना कर रही थी, किंतु उसने मुस्कान दबा ली। बोली, वैसे सुनने में आया है कि सम्राट ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान की इच्छा प्रकट की है और हस्तिनापुर में सैनिक हलचल बहुत बढ़ गई है। ओह, कुंती के मुख से निकला। जाने क्या सोचकर दासी घबरा गई। ये बहुत विश्वसनीय समाचार नहीं है महारानी, बस सुनी सुनाई बातें ही समझे। तू घबरा मत, कुंती बोली। समाचार विश्वसनीय हो या अविश्वसनीय, तेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है। दासी चली गई और कुंती लेट गई। तो शायद उसने किसी को बताया नहीं है। अपनी पत्नी के कलंक को उद्घाटित कर उसका भी तो गौरव नहीं बढ़ेगा। उस बात को तो शायद पचा गया है, किंतु मुझसे दूर रहने की व्यवस्था कर रहा है। दिग्विजय के बहाने एक लंबे समय तक हस्तिनापुर से बाहर रहेगा। इस बीच बहुत समय होगा। संभव है उसका मस्तिष्क शांत हो जाए। संभव है कि कुंती को ही कोई समाधान सूझ जाए। संभव है कि सत्यवती को सूचना मिली और उसने तत्काल भीष्म को बुला भेजा। ये लड़का क्या कर रहा है भीष्म? भीष्म को सत्यवती की बात समझने में कुछ समय लगा। कौन? पांडु? हां, सत्यवती उत्तेजित स्वर में बोल रही थी। कल अभी वधू को लेकर घर आया है और आज से दिग्विजय के लिए प्रस्थान की घोषणा कर रहा है। रात भर में वीरता के सागर में यह कैसा उफान ला दिया नववधू ने। भीष्म कुछ सोचते रहे, फिर बोले, संभव है कुंती ने अपने प्रेम का कोई मूल्य मांगा हो, वीरत्वपूर्ण मूल्य। क्या यह संभव है? मैं क्या जानूं माता, भीष्म हंसे। मेरा तो इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है, किंतु जीवन में जो कुछ देखा सुना है उसके आधार पर कह सकता हूं कि नारी पुरुष से अपने प्रेम का कुछ भी मूल्य मांग सकती है। मुझे उपालंब दे रहे हो? नहीं माता, ऐसा अपराध मैं कैसे कर सकता हूं? भीष्म बोले, मैं तो पुरुष की प्रकृति की चर्चा कर रहा हूं। यह भी तो हो सकता है कि कुंती उसके मन को भाई ना हो। सत्यवती बोली, वो उससे बचने के लिए भाग रहा हो। यह भी संभव है। भीष्म कुछ सोचते हुए बोले, तो उसे रोको। कुरुकुल के सम्राट को दिग्विजय पर जाने से कैसे रोका जा सकता है? सम्राट है तो क्या हुआ, है तो लड़का ही। सत्यवती बोली, समझा दो, डांट दो, अपनी या मेरी शपथ दे दो। भीष्म मन ही मन मुस्कुराए। क्या समझती हैं माता सत्यवती, ये लड़के अब वैसे ही लड़के हैं क्या? इस परिवर्तित नई पीढ़ी की प्रकृति को नहीं जानती माता। वे इन लड़कों को भी भीष्म ही समझती हैं। वैसे वो चित्रांगद और विचित्र वीर को ही अपनी मनमानी करने से नहीं रोक पाई, तो पांडु तो एक पीढ़ी और आगे का लड़का है। नई पीढ़ी के सम्मुख भीष्म की इस बढ़ती हुई असहायता को समझ पाएंगी माता सत्यवती? इस वंश में वीर कर्म के लिए आगे बढ़ते हुए युवकों को न तो हतोत्साहित किया जाता है, न उन्हें कायरता सिखाई जाती है। भीष्म, चित्रांगद और विचित्र वीर तो गए, किंतु मैं नहीं चाहती कि कुरुकुल का एक और सम्राट निसंतान अपनी आयु पूरी करे और हमें
फिर से वंश बचाने के लिए नए सिरे से अभियान चलाना पड़े। भीष्म हंसे। आप उसकी चिंता ना करें, पांडु बहुत अक्षम नहीं है। फिर हस्तिनापुर की सेना उसके साथ है। युद्ध में पराजय अथवा वीरगति की स्थिति नहीं आएगी। भीष्म रुके। हां, इस व्याज से पांडु कुछ क्षेत्र और जीत लेगा। युद्ध के जीवन का कुछ अनुभव उसे हो जाएगा। कोई क्षति नहीं होगी। तुम तो प्रत्येक बात को इतना निश्चित मान लेते हो, सत्यवती बोली। और हस्तिनापुर की सेना प्रशिक्षित और सक्षम है तो क्या, दुर्घटना कहां नहीं हो सकती? दुर्घटना तो हस्तिनापुर में भी हो सकती है माता, पर युद्ध में उसकी संभावना तो कहीं अधिक होती है। सम्राटों के किरीट भी तो युद्धों से ही ऊंचे होते हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो? वो लड़का पागल हो रहा है। इतनी सी अवस्था, न युद्ध का अभ्यास न अनुभव, उठकर चल देगा युद्ध करने? उसका क्या है? वहां वो वीरगति प्राप्त कर शांति से सो जाएगा और यहां वक्ष पीटने को रह जाएंगी हम, मैं, उसकी मां और नववधु। कोई ऐसा नहीं चाहेगा माता, भीष्म अत्यंत धैर्य से बोले। किंतु जब कुरुवंश का सम्राट दिग्विजय के लिए प्रस्थान की घोषणा करता है तो उसकी वीरता की अग्नि को प्रज्वलित ही किया जाता है। उसे मंद करने की परंपरा नहीं है। तो फिर तुम उसके साथ जाओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु स्वयं सम्राट पांडु को यह प्रिय नहीं होगा। क्यों? मेरे साथ जाने से दिग्विजय का श्रेय पांडु को नहीं मिलेगा। लोग यही मानेंगे कि विजय मेरे कारण मिली। सम्राट लोग दिग्विजय के लिए अपने पिता अथवा पितृव्य को साथ लेकर नहीं चलते। दिग्विजय तो सम्राट को ही करने दीजिए। पुत्र, तुम इतने निश्चिंत कैसे हो? तुमने कितनी कठिनाई से उसका पालन पोषण कर उसे बड़ा किया है। तुम्हें क्या उसकी तनिक भी माया नहीं व्यापती? मुझे हस्तिनापुर का सैनिक बल आश्वस्त करता है, तो क्या वो जाएगा ही? उसे जाने ही दे। मेरा आदेश भी उसे नहीं रोकेगा। युद्ध अथवा सैनिक अभियानों के संदर्भ में सम्राट का आदेश ही अंतिम होता है। सत्यवती ने भीष्म को पथराई सी आंखों से देखा, फिर जैसे अपने भीतर से विष का आवाहन किया और उसे भीष्म पर उड़ेल दिया। मुझे तो तुम भी विक्षिप्त हो गए लगते हो। सत्यवती का यह रूप बहुत दिनों बाद जागा था। भीष्म ने विचार किया, माता सत्यवती को आज फिर अपनी संतति पर संकट आया लग रहा था। यदि उनको कोई आश्वासन नहीं मिला तो उनकी हीन वृत्तियां जागेंगी और उनके विवेक को त्रस्त कर देंगी। सत्यवती की उस कटुता को वो अनदेखा कर गए। आपको ऐसा क्यों लगता है? सत्यवती का जैसे सारा धैर्य चुक गया। अरे इतनी सी बात नहीं समझते तुम? लड़का अपनी पत्नी से रुष्ट होकर भागा जा रहा है। पत्नी न भाए तो उसका विकल्प युद्ध में शत्रु के हाथों वीरगति पाना तो नहीं है। यह आत्महत्या है। बात भीष्म के मन में उतर गई। उनका ध्यान पहले इस ओर नहीं गया था। भीष्म को इस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था। वैसे पिता शांतनु के साथ भी तो यही हुआ था। जब माता गंगा उन्हें छोड़ गई थीं, तो वो कैसे उद्भ्रांत से हो गए थे। कहीं पांडु के साथ भी वही तो नहीं हुआ। तभी उनका ध्यान मद्रराज शल्य की बहन माद्री की ओर गया। दूतों ने सूचना दी थी कि वो अपूर्व सुंदरी थी। उसके विषय में उन्होंने पहले सोचा भी था। दूतों ने यह भी बताया था कि मद्र देश के लोग अभी अपनी पुरानी परंपरा पर ही चल रहे हैं। वे कन्यादान करते हुए उसके विनिमय में शुल्क स्वीकार करते हैं। यदि भीष्म माद्री के लिए पर्याप्त शुल्क दें तो शल्य को कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके हरण की बात अब भीष्म नहीं सोचते। उन्होंने अंबिका को वचन दे दिया है। माता, भीष्म बोले, यदि पांडु अपने वंश की वीरता के आवेग में अथवा दिग्विजय की अपनी महत्वाकांक्षा के कारण सैनिक अभियान पर जा रहा है तो उसे रोकना कठिन है, और मैं उसे रोकना चाहूंगा भी नहीं। किंतु भीष्म, सत्यवती ने कुछ कहना चाहा। मेरी बात सुन ले, भीष्म बोले। यदि वो अपनी पत्नी से रुष्ट होकर सैनिक अभियान पर जा रहा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो नहीं जाएगा। ओह भीष्म, तुम प्रत्येक बात में इतने आश्वस्त कैसे रहते हो? आप देख लीजिएगा, भीष्म बोले। यदि वो आसक्ति के खंडित होने के कारण हिंस्र होकर युद्ध करने जा रहा है तो मैं उसकी आसक्ति को अन्यत्र पुनरारोपित कर दूंगा। उसकी दृष्टि पत्नी पर से हटेगी ही नहीं तो वो शस्त्र की ओर देखेगा कैसे? किंतु तुम्हारे प्रयास से पहले ही वो निकल गया तो
मैं उसे संभव नहीं होने दूंगा। भीष्म पांडु के पास आए तो वो बहुत व्यस्त दिखाई पड़ने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु भीष्म की परीक्षक दृष्टि ने उसे व्यस्त से अधिक अस्त व्यस्त ही पाया। सुना है पुत्र, तुम दिग्विजय के लिए जा रहे हो? हां तात, पांडु बोला। कुरु जंगल के आसपास के राजा उपद्रवी हो गए हैं, उन्हें अनुशासित करना होगा। किंतु अभी तो तुम कल ही नववधू को लेकर आए हो। पांडु कुछ देर तक भीष्म को देखता रहा, फिर बोला, राजधर्म विलास से पराजित हो जाएगा तो प्रजा का पालन कैसे होगा? उसके शब्दों की कृत्रिमता भीष्म से छिपी नहीं रही, किंतु उसकी ओर संकेत करना उसके लिए अपमानजनक होता। बोले, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र, तुम राजधर्म का दायित्व तो समझते हो, किंतु आज्ञा करें तात, सैनिक अभियान न आधे मन से सफल होते हैं न आधी तैयारी से। मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं, वो बोला। मुझे तुम पर विश्वास है पुत्र, भीष्म बोले, किंतु मेरा एक आग्रह है, आदेश दें। कुरुवंश संतान के अभाव से पीड़ित है, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम्हारी अधिक संतानें हो, इसलिए तुम्हारा एक और विवाह हो। पांडु के चेहरे पर हल्की सी घबराहट आई। उसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है, भीष्म बोले। यदि एक पत्नी अस्वस्थ हो तो राजा को दूसरी पत्नी की आवश्यकता होती है। एक से ना निभे तो दूसरी अनिवार्य हो जाती है। या तो तुम समझ लो कि यह मेरी इच्छा है। पांडु ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप भीष्म को देखता रहा, किंतु उसके मन का एक अंश अभी भी निराशा के विरुद्ध लड़ रहा था। संभव है कि मैं और कुंती एक दूसरे के अनुकूल ना हो। संभव है कि एक स्त्री के संदर्भ में पराजित पुंसत्व दूसरी स्त्री के प्रसंग में विजयी हो जाए। संभव है कुंती के प्रसंग में हुई यातना दूसरी पत्नी के संग आनंद में बदल जाए। मद्रपति शल्य से मैं उसकी छोटी बहन माद्री की याचना करने जा रहा हूं। सैनिक अभियान से उसका क्या संबंध है तात? है, भीष्म बोले। मैं अपने साथ मंत्री कणिक, पुरोहित वसुभूति, अनेक ब्राह्मणों और चतुरंगिणी सेना लेकर जा रहा हूं। पीछे तुम्हारे पास किसी अभियान के लिए पर्याप्त सेना नहीं होगी, अतः दिग्विजय की तैयारी करते रहो, किंतु जब तक मैं लौटूं नहीं प्रयाण मत करना। पांडु ने मुग्ध दृष्टि से भीष्म को देखा। कदाचित पितृव्य उसकी समस्या कुछ कुछ समझ रहे थे। वो सम्राट का विरोध अथवा निषेध नहीं कर रहे, किंतु उसे कीलित तो कर ही रहे हैं। आप मुझे रोक तो रहे हैं, पांडु बोला, किंतु अब मेरा राजप्रासाद में लौटना कठिन है। आपके आने तक मैं सैनिक स्कंधावार में ही रहूंगा और सैनिकों को अनवरत शस्त्राभ्यास कराऊंगा। मुझे स्वीकार है। भीष्म उठ खड़े हुए।